आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, विद्यार्थी अपने एडमिशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, फीस जमा करा रहे हैं, पर उनकी एडमिशन प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होगी, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ साइंस कॉलेज की प्रेसिडेंट रंजना जहांगीर हैं, जो बताएंगी एडमिशन प्रक्रिया विद्यार्थियों की किस तरह पूरी होगी। जैसा कि आपको पता है, एडमिशन तो हो चुके हैं, बच्चों के फॉर्म भर चुके हैं और ई मित्र पे भी फीस जमा हो रही है। जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उनके मोबाइल पे कॉलेज की तरफ से एक मैसेज जाता है, जिनका मतलब कंफर्म हो चुका है उनको तो फ़ीस डिपॉजिट करनी है, और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनको भी फ़ीस डिपॉजिट करनी है। और 14 तारीख जो 14 सितंबर है वो इसकी लास्ट डेट है। जिनका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है उनकी 14 सितंबर के बाद कंफर्म लिस्ट निकलेगी, उसके बाद उनका भी नाम कंफर्म हो जाएगा। और बच्चों को मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है इस बार लॉकडाउन की वजह से कि वो अपना नाम लिस्ट में कैसे देखें, तो गूगल पे जाकर गवर्नमेंट जेडीबी कॉलेज के नाम से लिंक दिया गया है, उस पर सारी वेटिंग लिस्ट और कंफर्म लिस्ट है। तो जो कंफर्म लिस्ट आ चुकी है, जिन जिनका आपके पास लिस्ट में नाम होंगे आपके पास भी पहुंचोगे, तो आप लोगों ने भी उनसे संपर्क किया? हाँ, हमारे सारे मतलब क्लास वाइज ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब पे है, तो उन पे हम ग्रुप वाइज उनको सेंड कर देते हैं लिंक, जिससे वो अपनी लिस्ट देख लेते हैं, उसमें अपना नाम कंफर्म कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ टीना सवाल का है कि साइंस वाले हमेशा ऐसे पढ़ने में आगे रहते हैं, वो कोचिंग्स करते हैं और अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं, उन्हें इंस्पायर भी स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और उसके क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या मापदंड है, बताइए। इंस्पायर स्कॉलरशिप सबसे पहले पूरे राजस्थान में से टॉप 1% बच्चों को मिलती है। जैसे आपकी 12th ईयर होती है तो आप फॉर्म भर सकते हो इंस्पायर का। उसके बाद आपकी अक्टूबर या नवंबर के बीच आपका एक ऑफ़र लेटर आता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका ऑफ़र लेटर आता है तो आप उसमें फिर डिटेल भर सकते हो। डिटेल भरने के बाद आपको सारी डिटेल्स कॉलेज वगैरह को लेके सबको, फिर उसके बाद 365 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन और कॉलेज से परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, जो प्रिंसिपल साइन करके देते हैं, तो वो आपको लगानी रहती है। और ये सब होता है। इसका अमाउंट 80,000 होता है, 20,000 का इसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है। और इसमें क्या होता है कि यदि आप फर्स्ट ईयर में 60% लेकर आ रहे हैं या उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की एक साथ मिलती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में 60% लेके आ रहे हो तो वो दोनों इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो आपको 60% मिलेगी, सॉरी 60,000 ही मिलते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है इंस्पायर का। और आपको ऑफ़र लेटर से पता लग जाता है कि आपका उसमें नंबर आ गया, तो आप फिर उसे फॉर्म को फिल कर दो, डिटेल्स लगा दो। बाकी जितना जल्दी हो सके बच्चों को कर लेना चाहिए। इसके बारे में नहीं पता होता है कई सारे बच्चों को, लगभग शायद बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो करते हैं, और इसके लिए कट ऑफ लगभग 88 के आसपास जाती है, तो सब बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो क्या जो जिस तरह स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने आया और उसकी इतनी परसेंटेज है, तो क्या कॉलेज स्टाफ भी इसमें उनकी हेल्प करता है? नहीं, कॉलेज स्टाफ कई बार जो मैंने देखा है उस हिसाब से तो नहीं करते वो ज़्यादा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से मिल रही है, तो वो यूँ कहते हैं कि आप अपना प्रोसेस वहीं करो, अगर ई मित्र पे करो जो भी करना है। तो ओनली बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। कई बार बस वो वहाँ से परफॉर्मेंस लेटर पर सिग्नेचर करते हैं, वो भी बच्चों की क्या बोलते हैं उसे, वो लेते हैं ना क्लासेस वगैरह, अटेंडेंस को देख के, उनकी अटेंडेंस को देखते हुए, वो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उस पर सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे आप ऑनलाइन सबमिट कर दो, तो फिर आप। तो ये सिर्फ साइंस वालों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो 88 से ऊपर ले गए हैं? ओनली साइंस वालों के लिए, बीएससी एमएससी वालों के लिए होता है। यहाँ पे गुरुचरण पांचाल हैं जो बताएंगे कि जो इंस्पायर मिली पर उसमें प्रोजेक्ट वर्क है, वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी अमाउंट है, पर हाँ, आजकल देखा जाता है कि वो करते नहीं है लोग, वो पैसा छोड़ दिया जाता है उनके द्वारा। मेरा ये कहना है कि जैसे बीटेक टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो रिसर्च का मौका मिल जाता है, आईआईटीज़ वालों को, लेकिन जो राजस्थान सरकार है उसने भी एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके थ्रू बच्चा अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखता है तो वो कर सकता है। इसके लिए उसको एलिजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी प्रोसेस ये होती है कि अप्रॉक्स 15 जनवरी तक फॉर्म निकलता है, और उसके बाद अपने को जो प्रपोजल होता है
किस एरिया में अपने को इंटरेस्ट ऑफ एरिया लिखना रहता है, किस एरिया में अपने को आगे बढ़ना है, मतलब रिसर्च करना है। तो उसके लिए 250 वर्ड्स का जो रिसर्च का जो प्रपोजल होता है, लाइक जैसे हमें किस उसमें आगे जाना है, किन चीज़ों का मतलब डाटा हमें आगे वो करना है, तो उसके ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आगे भेजा जाता है फॉर्म। उसके बाद 2 महीने बाद लगभग मार्च के लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आता है और राजस्थान में से लगभग 100 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है। और तो इसके लिए कोऑर्डिनेटर भी कोई फिक्स हाँ, होता है? कोऑर्डिनेटर फिक्स होता है। हमारे जो जेडीबी कॉलेज है वहाँ से विजय देवड़ा मैम ने हमें ये इंस्पिरेशन दिया है, और इसको करने के लिए शायद 2nd ईयर के और फाइनल ईयर के बीएससी और एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको कर सकते हैं। मतलब उसके बाद स्टूडेंट को बहुत अच्छा है जो कॉलेज CSIR या IITs कॉलेज जो है इंडिया के टॉप, वो अलॉट कराए जाते हैं। और वहाँ पे लगभग 8 वीक या 10 वीक की जो इंटर्नशिप होती है वो कराई जाती है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उनको 20,000 के समथिंग जो फेलोशिप होती है वो भी देती है उनको। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आप करना चाहें तो रिसर्च के लिए। और IITs तो कोई कम जो कॉलेज भी नहीं है अगर वहाँ पे करना चाहे तो। और इसके बाद भी टीचर्स बहुत सारे बच्चों को बताते हैं, लेकिन बच्चे अवेयर नहीं रह पाते, टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अब बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। लेकिन अगर आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आई है न्यूज़पेपर में तो आप उसके प्रति अवेयर होनी चाहिए। आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि हमें किस एरिया में या किस सब्जेक्ट में अपने को आगे जाना है, तो फिर वो उस टीचर को ढूंढें और उससे कांटेक्ट करें। क्योंकि मेरे पास ये मौका 2nd ईयर में निकल गया था। 2nd ईयर में निकलने के बाद जैसे ही जो बच्चे थे इंटर्नशिप करके आए, तो उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे करके आए, तो उन्होंने बताया कि इस टाइप से। तो फिर भी मतलब इतना ज़्यादा मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब मैं टीचर के पास गई तो टीचर ने मुझे अच्छे से समझाया उस चीज़ के बारे में। और मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन भी हुआ अगर मैंने अच्छी मेहनत की, और काफ़ी सारे बच्चों को भी बताइएगा आपको। थैंक यू। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी ये बात आई कि बच्चे अवेयर नहीं है, तो आपके पास जब एडमिशन्स फॉर्म आया और आपको पता है कि उनकी 88-90% अप्रोक्सीमेट है, तो आपने उनकी काउंसलिंग की क्या, और उनको काउंसलिंग करके वो जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सकती है और उससे जो देश का विकास हो सकता है उनके रिसर्च से, वहाँ तक आपने उनकी क्या हेल्प की? ग्रुप्स वगैरह बने रहते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं, पर स्टूडेंट को खुद ही एक बार तो कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसका भी इंटरेस्ट हो। बाकी ग्रुप्स हम बना के रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हमें कॉलेज से मिलती है तुरंत हम उन ग्रुप्स में भेजते हैं, और फिर उन्हें जो भी नहीं, मेरा पूछने का मतलब है कि साइंस वाला जब 12th तक रहते हैं तो एक टीचर और स्कूल का सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर बॉन्ड है वो, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वो बच्चे से टच में रहता है, उनके हित में जो चीज़ है वो उन तक खुद पहुँचाता है। बट जब वो बाहर निकला कॉलेज के अंदर तो वो चीज़ उसके साथ नहीं है। तो जो अवेयरनेस वाला इशू है वो यहाँ पे आता है। तो क्या ये जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है, जो आप स्टूडेंट लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो आप उन बच्चों तक 1-to-1 वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं जिससे वो अवेयर हो सके? क्या ऐसा कुछ होता है आपके द्वारा? पहुँचाती हैं, इन्फॉर्मेशंस तो जाती हैं, चाहे फिर सोशल मीडिया हो या पर्सनली तो किसी को नहीं बोल सकते जा जाके। बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्लास में, बहुत कम बच्चे रहते हैं, पर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनको ग्रुप से, सोशल मीडिया से, उसके बाद बच्चा खुद जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो आते हैं। और टीचर से कहने में डरते हैं सबसे पहली बात तो। टीचर्स कई बार गलती दोनों की होती है, थोड़ा रूडली बोल जाते हैं। जैसे एक बार अगर आपसे बोल दिया तो बच्चा फिर आपके पास नहीं जाएगा वापस, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इशू रहता है। हमसे बच्चे कहते हैं, अभी हम अगर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारे पास आते हैं, दीदी आप चलो, शायद मैडम मुझ पे चिल्ला जाए, आप जाओगे तो नहीं चिल्लाएंगे। तो ये वाली चीज़ बीच में आ रही है अभी भी टीचर और बच्चों के बीच। वो डर अभी भी है कि कहीं टीचर मुझसे कुछ गलत ना बोल दे, ये डर निकलना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपने आप बिल्कुल जो स्कूल का माहौल रहता है वही कॉलेज का रहेगा। फिर एक और चीज़ की, जो बच्चा 90% लेके आ रहा है वो किताबों में लगा हुआ है, वो सोशल मीडिया उनसे दूरी बना के रखता है, क्योंकि उससे 12th तक बोला जाता है कि मोबाइल दूर रखो, तुम्हें तैयारी करनी, अच्छे नंबर लेके आने तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो जब वो बच्चा सोशल मीडिया और इन प्लेटफॉर्म से कटा हुआ है, जब वो किताब में लगा हुआ है, वो उसमें मतलब वो सोशल नहीं है, वो टीचर्स के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपकी बढ़ जाती है। उसमें ये होता है कि मतलब जो टॉप बच्चे रहते हैं ना, उनकी लिस्ट मैम अलग कर लेती है। तो मैं मतलब ये बोलती है, मतलब जैसे फॉर्म रहते हैं वो तो जिनका इंटरेस्ट रहेगा वो तो भरेंगे ही सही,
लेकिन जो टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं, मैम बोलती है कि एक बार हम नहीं और आप बोलो इनसे, क्योंकि हमारा कांटेक्ट ज़्यादा रहता है स्टूडेंट से, तो हमको बोलने को बोलती है। आप बोलते हैं? हाँ, इस बार भी बोला था। ठीक है। ये अंजलि जी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है कोरोना काल के अंदर, तो क्या जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाई हैं? ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चे, कि वो एक्टिव नहीं है। मतलब कुछ बच्चे हैं कि जो बिल्कुल जिनमें जिज्ञासा है कि हाँ उन्हें पढ़ना है, तो वो कांटेक्ट करते हैं मुझसे। मैं उन्हें बताती हूँ कि ये लिंक है यूट्यूब का, इसको देखो। मैम भी, टीचर्स भी बोलती है कॉल करके कि बच्चों को अवेयर करो कि हम वीडियोज़ डाल रहे हैं, इस टॉपिक पर डाल रहे हैं, पढ़े, इस सेक्शन में ये चल रहा है। तो बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं कि वो एक्टिव नहीं है, कि देख ही नहीं रहे हैं वो वीडियो। तो कहीं ना कहीं बच्चों की है दिक्कत, पर जो देख रहे हैं वो, मतलब जो एक्टिव है वो कर रहे हैं तैयारी अपने स्तर पर। बाकी ये आप सबसे क्वेश्चन है कि जब कोरोना नहीं था तब भी स्टूडेंट कॉलेज तो आते नहीं थे, वो सीरीज और इससे पढ़ते थे, तो क्या इससे पढ़ाई को इफेक्ट हुआ है कोरोना से या नहीं? एक एक करके आप हाँ या ना में जवाब दो। इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी रहा सवाल साइंस वाले स्टूडेंट्स का, तो कॉलेज में वो प्रैक्टिकली देखते हैं तो उनको प्रैक्टिकल में थोड़ा लॉस हुआ है। बाकी कोचिंग वगैरह से कॉलेज में जो उनको नहीं समझ में आता है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स रहती है, जो बच्चे मतलब कम रहते हैं, मतलब उनके परिवार की ऐसी नहीं रहती कि बुक्स खरीद पाएँ, तो लाइब्रेरी में आके अपना मतलब जो काम रहता है उनको कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये लॉस हुआ है उनका कि वो लाइब्रेरी में आके नहीं पढ़ पा रहे हैं। टीना जी? मैं यस या नो नहीं बोलूँगी, मैं थिंकिंग की बात करना चाहूँगी। बच्चा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके, चाहे वो एमएससी का हो चाहे बीएससी का हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहती है नहीं अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमारी प्रिपरेशन नहीं, फिर वो जान के भी नहीं कर पाता। ऐसा मेरे को देखने को भी मिला है कई बार। हालांकि बच्चे घर पे कर लेते हैं, पर साइंस वाले स्टूडेंट को ज़रूरत रहती है कॉलेज की। पांचाल जी? ज़रूरत तो रहती है बच्चों की, लेकिन जैसे कई सारे आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, और जो भी कोचिंग अभी चल रही है ऑनलाइन वगैरह, तो वो आराम से मतलब यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कोर्स वीडियोस होती हैं उनको देख सकते हैं। अगर किसी की घर की जो स्थिति नहीं है पढ़ने की या कोचिंग के, ऑनलाइन कोचिंग में भी वही फीस तो पहले से जमा करवा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे बच्चा कर सकता है। तो इतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे वैसे भी बीएससी में लास्ट टाइम पढ़ते हैं। बहुत सारे तो ऐसे ही कि साल भर पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पढ़ते हैं बच्चे, तो इतना ज़्यादा तो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए बच्चों को। और कई सारी ऐसे जो कर सकते हैं। तो टीना जी आप बताइए। इफेक्ट तो मुझे लगता है कि पढ़ा है, क्योंकि बच्चे एक एक्यूरेसी आ जाती है कि हाँ कॉलेज जाना है तो डाउट्स पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद हूँ, एक्टिव हूँ, मेरे को आता है डाउट, तो मैं जाके टीचर से क्लियर करती हूँ। तो ये चीज़ नहीं कि इफ़ेक्ट नहीं हुई है, इफ़ेक्ट तो हुई है, बट हाँ कि वो अपने स्तर पर कवर कर सकते हैं कि हाँ तुम बुक्स खरीद लो, उनसे पढ़ लो, घर पे पढ़ लो। तो ऐसे ही बोल सकते पढ़ी भी है, कुछ बच्चों पे पढ़ा है इफेक्ट, कुछ पे नहीं पढ़ा है, तो दोनों है वो सारी। ये अगला प्रश्न मेरा आप दोनों से है, दोनों प्रेसिडेंट रही। कोटा के अंदर कॉमर्स वाले कोचिंग्स बहुत कम है, आर्ट्स में तो नाम मात्र के हैं, पर साइंस में बीएससी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कई कोचिंग्स चलती हैं। तो क्या ये कॉलेज का फेलियर नहीं है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाए ठीक से, कि वो कोचिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? क्या जो पढ़ाई का मैटर हो कॉलेज में क्यों नहीं? क्योंकि कोचिंग में तो बच्चे की अटेंडेंस पूरी है, कॉलेज में क्यों नहीं है? टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की कमी है। टीचर सोचता है कि बच्चे आएंगे तो हम पढ़ाएंगे, एक दो बच्चे रहते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं टीचर्स, और बच्चे सोचते हैं कि हम लोग जाते हैं बट हम एक दो जाएंगे तो टीचर्स अवॉइड कर देंगे। वो जाते भी है, पूछते हैं। मेरे खुद के साथ भी हुआ है, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, मैंने मैम से पूछा फिजिक्स वाले से, मैम आप पढ़ाओगे? तो बोलते बेटा तुम दो बच्चे आए उनको कैसे पढ़ाओ, और बच्चों को लेके आओ तब हम पढ़ाएंगे आपको। तो दोनों तरफ से कमी रहती है कि बच्चे सोचते हैं कि टीचर्स पढ़ाएं, टीचर बोलते हैं कि बच्चे आएंगे तब हम पढ़ाएंगे। टाइम की भी दिक्कत होती है इसमें। टाइम की यही दिक्कत होती है, एक आपका लेक्चर कब लग रहा है, एक आपका कब लग रहा है। बच्चा साइंस वाला स्टूडेंट तो वैसे ही टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहेगा, तो वो इस वजह से ज़्यादा सोचता है कि मेरा कोर्स भी कोचिंग की तरफ इसीलिए भागता है, मेरा कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बस 3 घंटे वहाँ पे जाके बैठना है। अगर आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज आप सुबह से आपके 2 बजे, मुझे भी पता है 2 बजे सेकेंड ईयर वालों के प्रैक्टिकल रहते हैं, फिर चाहे उसकी कोई क्लास हो या नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं टीचर को, बस वो 2 बजे प्रैक्टिकल है 2 बजे लेंगे उसका, और चाहे वो इतने घंटे फ्री बैठा हो, कोई वो सोचते ही नहीं इस बारे में। हालांकि है, उनकी भी दिक्कत है कि सब कुछ उन्होंने ऐसे मैनेज कर रखा है, तो मुझे टाइम के ज़्यादा लगता है। साइंस वाला स्टूडेंट कभी टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो विद्यार्थी और प्रशासन के बीच में जो इकाई होती है वो आप हैं, प्रेसिडेंट आप रहे हैं, तो क्या आपने ये दूरी पाटने की कोशिश की? कई बार कोशिश की हमने, कई बार, और हम ही नहीं, हम ही प्रेसिडेंट नहीं, हर प्रेसिडेंट इस कोशिश
पर हमारे सामने कई सारे कारण रख देते हैं, अगर आपका ऐसा कर देंगे तो उनको कब पढ़ाएंगे, उनका 12 बजे ही होना है, उनका 2 बजे ही होना है, बच्चों को रुकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिर बच्चा, फिर यूँ तो है नहीं उस पर कोई बाउंडेशन है कि बेटा आपको रुकना ही पड़ेगा। जो बाउंडेशन लगाई गई थी शायद प्रेजेंट्स की, तो वो भी मुझे नहीं लगता इतना लेते हैं कॉलेज वाले या बच्चे। इस वजह से बच्चे उस चीज़ को भी नहीं मानते। तो बीच में आया था कि आपकी 60% प्रेजेंट जाएगी यहाँ से, तो ही आपका आगे प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाएंगे, इस टाइप से कुछ था। मिड टर्म का भी स्टार्ट, हाँ, मिड टर्म वगैरह का, पर वो लाइटली ले लिया, टीचर्स ने लाइटली ले लिया, बच्चों ने लाइटली ले लिया। नहीं तो उस टाइम हो चुका था, हमें काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो इस वजह से बच्चे आएंगे, बस वही था कि टाइम की और दिक्कत इस से। बार तो इतना अच्छा हो गया था कि मंथ के लास्ट डे में टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हाँ। हो गए थे। टेस्ट हो गए थे। तो क्या वो समस्या दूर हुई? लगभग हो सकती थी, और हो हुई सकती थी। भी सही, बट लॉकडाउन लग गया तो वापस वो वापस ब्रेक हो गया बीच में। क्योंकि यदि इस समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो ये समस्या इसी तरह चलती हमेशा रहेगी। ही। चलती ये रहेगी। जो आपने कारण बताए, कारण तो हमेशा यही रहेंगे। हाँ, इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। समाधान ये है, बच्चे थोड़ा सोचें, टीचर्स भी थोड़ा सा, टीचर्स भी एक तो जो बच्चा का डर है वो निकले टीचर से। टीचर तुरंत कई बार बुरा नहीं है, वो सही करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे पूछने को आते नहीं, हैं। टीचर्स यदि रूडली हैं और यदि हाँ। टीचर्स में कमी है तो कोचिंग वाले टीचर्स क्यों नहीं है? वहाँ क्यों बच्चे इतने वही अट्रैक्ट वाली हो रहे हैं? बात है कि वहाँ वही वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा क्यों डर जाता है बच्चा कि टीचर, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल देते हैं कुछ भी। जैसे ये सब जूनियर से ये लोग मैसेज जैसे कर कि चुके ये हैं है इस चीज़ कॉलेज को। दूर है, बहुत से बच्चे आने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो एकदम से बोलते हैं तुम टाइम पे क्यों नहीं आए, क्लास से बाहर निकाल देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं लेते। फिर उसका बच्चा इतनी मेहनत करके टाइम वेस्ट करके भी आ रहा है। टाइम का बहुत बड़ा इशू है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जो कोचिंग्स हैं जेडीयू के आसपास ही कई कोचिंग्स हैं, कुछ दादावाड़ी इस साइड हैं कोचिंग्स, ठीक है। तो बच्चा कोचिंग लेने जेडीयू के आसपास तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं दूर है और इस तरह की समस्या नहीं है, वो जेडीयू जा सकता है, इजी गोइंग के अंदर जा सकता है। तो फिर ये जो टाइम वाला कंसर्न है ये तो समझ में नहीं आता। नहीं, ये है ना, मतलब कि कोचिंग का टाइम और जो प्रैक्टिकल का टाइम रहता है वो सेम भी हो जाता है कभी कभार। तो बच्चा फिर भी मतलब जैसे क्लास छूटती है वो आने की कोशिश करता है, लेकिन जो टाइम का है वो नहीं बैठ पाता है फिर एकदम से। नहीं, पहली बात वो कोचिंग जाए क्यों, थोड़ी थिंकिंग बच्चा अपनी खुद की बदले। टाइम अगर उस बच्चे को यदि उसको एजुकेशन सही मिलेगी हाँ, कॉलेज में तो ये चीज़ मैं कह तो रही वो हूँ education कि मिल क्यों अगर नहीं रही है? कॉलेज में क्या होता है, सब हिंदी मीडियम वाले रहते हैं अक्सर बच्चे, टीचर्स लगभग इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो पहली बार बच्चे जाके बैठेगा, मैम पूरा उसमें समझा रही है तो इंग्लिश में इंग्लिश में लगभग पूरा इंग्लिश में ये बच्चे नहीं बच्चे है, बोलते भी हैं कि ना हम के- हिंदी मीडियम से हैं। ना के बराबर चीज वो हिंदी में होती है। तो बच्चा पहले ही बार में थोड़ा सा निराश हो जाता है, फिर अगले दिन भी वो तो जाएगा। आपने कभी हिंदी में करवाने की ट्राई नहीं किया आप दोनों? बोला हमने हिंदी तो में वो बोलते हैं ना, उनको ऐसा आता है बोलते जितना हैं। वो भी करते वो हैं जितनी कोशिश करना चाहे कर लेते हैं, पर नहीं हो पाता। बच्चों को तो चाहिए, हमें ये नहीं पूछा तो मैम लगभग सारा हिंदी में बताना है। 80% बच्चे हिंदी मीडियम के कॉलेज। तो ये वाला इशू हो गया सबसे पहले। फिर टाइम की आपने दिक्कत। बीएससी काम से कर रही हिंदी से इंग्लिश से? हिंदी मीडियम। हिंदी से। एमएससी भी करेंगी हिंदी से? नहीं, इंग्लिश मीडियम में होती है हिंदी। इंग्लिश MSc मीडियम में होती है तो समस्या वहाँ आ जाती है कि आप एमएससी जब इंग्लिश में कर रहे हो, नेट का एग्जाम हिंदी या इंग्लिश किस में होगा आपका? नहीं, बट मेरी एजुकेशन ऐसी 11th-12th में बाइलिंगुअल पढ़ी हूँ। तो आपको दिक्कत मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। पर जब इंसान एमएससी के अंदर पूरी ही इंग्लिश में चला गया तो फिर जो तो वो पढ़ाएगा बीएससी तो में उस इंग्लिश चीज वाला को रहेगा। पता है 12th तक तो अगर हिंदी मीडियम का है तो पूरा हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बीएससी में थोड़ा थोड़ा उसके इंग्लिश आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो एमएससी को अच्छे से करने की कोशिश करता है। लेकिन बीएससी में जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसे तो ये चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ चले थोड़ा बहुत। ये थोड़ा सा इशू मैंने मेरे साथ भी देखा, मैम पढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं वो सब फिर ऊपर से जाता है कि समझ में आ रहा है, उस टाइम बोल दिया। और एक तो वो नोट्स कभी लिखवाते नहीं है, उन्होंने लिख दिया बोर्ड वगैरह पे, ठीक है, उसके बाद यूँ नहीं है हमें लिखवाए जा रहे हैं। हालांकि बच्चे भी आज 2 आ रहे हैं, कल नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं जहाँ टीचर की गलती है वहीं बच्चों की है। थोड़ी थिंकिंग बच्चे बदल लें, कोचिंग ना जाकर ये सोचे कि नहीं हम अगर 5 घंटे यहाँ दे रहे हैं तो उन 5 घंटों का अच्छे से यूज़ लें, 10 बार बताए टीचर, तो ये सब पॉसिबल है। लेकिन वो सब बच्चा सोचे, कहीं ना कहीं टीचर्स तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही रहे, हमसे पूछेंगे तो वो बताएंगे ही सही। चलिए अब माहौल थोड़ा लाइट करते हैं, कुछ नॉर्मल सवाल पूछ लेते हैं। हाँ। आप प्रेसिडेंट हैं और ये भी प्रेसिडेंट है, तो आपके हिसाब से आपने कई प्रेसिडेंट देखा होगा, सबसे मजबूत प्रेसिडेंट कौन है? मेरी नज़र में तो सारे मजबूत ही हैं। सारे मजबूत हैं,
एग्जाम्स के बाद वह सब बच्चों की हेल्प कर रहे होंगे, कॉल्स उठा रहे होंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं सारे प्रेसिडेंट। हाँ। तो बहुत अच्छा कॉलेज है फिर तो आपका। टीना जी आप? मेरा मानना ये है जो भी जिस तरह से भी अगर प्रेसिडेंट हेल्प कर रहा है उनकी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप से हो चाहे कॉलिंग से हो, तो वही बेस्ट है, क्योंकि बनाया उन्हीं के लिए, तो इसीलिए जो वर्क कर रहा है। पांचल जी? मेरे लिए तो तीनों बेस्ट है, क्योंकि मेरे तो हर कॉल उठा लेते हैं तीनों, और मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस भी नहीं करनी पड़ी। और जो भी काम होता है तो इतना ज़्यादा, क्योंकि ये भी तो एक हमारी तरह इंसान ही है ना, एक स्टूडेंट है, तो इनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ झेलना, तो स्टूडेंट को खुद भी देखो नॉलेज रखनी चाहिए। और मेरा तो ये था कि बहुत ही कम नॉलेज में मतलब प्रेसिडेंट से ले पाती थी, खुद जो भी करती थी वो। और आगे करना भी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि आगे जाके तो यहाँ तो अध्यक्ष है, लेकिन आगे जाके कंपटीशन फाइट करेगा, कुछ और एरिया में जाएगा तो फिर वो वहाँ कैसे करेगा। तो अवेयर तो खुद होना चाहिए। बस मेरा तो यही है कि स्टूडेंट को अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस पढ़ाई के साथ साथ आप बुक्स के रट्टे मत लगाओ, आपको बाहर की चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए, और उन चीज़ों को नॉलेज के लिए आप सीखो। जरूरी नहीं कि आप छात्र संघ अध्यक्ष पे डिपेंडेंट रहो, आप खुद भी करो उस चीज़ को। अंजलि जी आप बताइए। मेरे हिसाब से भी इन्होंने जो बोला सही है कि बच्चों को स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आप दोनों ने कहा कि जो सब बढ़िया कर रहे हैं, तो पांचल जी आप बताइए कि टीना जी ने कौन से काम कराए कॉलेज में अच्छे, कोई 5 काम? 5 काम? हाँ। इतना तो ज़्यादा पता नहीं है, बाकी जो एक मेरे टाइम पे, क्योंकि मैं खुद प्रदर्शन में गई थी इनके साथ, जेरोक्स के लिए इन्होंने मुद्दा उठाया था, तो उस टाइम भी मतलब 2 या 3 बार गए थे शायद हम, और काम मतलब हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हमारे बस की इतनी है नहीं, वो थोड़ा रेंट वगैरह का सिस्टम था, एक तो नहीं हो पाया। और उसके बाद दूसरी- वाटर कूलर लगवाया था, वाटर कूलर लगवाया। सीसीटीवी का, लेबोरेटरी का करवाया, तो कई सारी चीज़ें। अंजलि जी, रंजना जी ने कौन कौन से काम कराए? रंजना जी हमने तो पूरी बिल्डिंग रिन्यू करवा दी। कोरोना की ऐसा कौन सा काम जो खुद बताना पड़े? आपके साथ पढ़ रहे कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी तो लगना चाहिए काम कर रहा है। एक तो था कि स्टार्टिंग में यही था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का था इशू, तो वो स्टार्ट करवाने का इन्होंने उठाया था, बट वो शायद नहीं हो पाया। टीचर्स का हुआ अभी, स्टूडेंट्स हाँ, का टीचर्स का का होते हुआ। होते वो लॉकडाउन रुक लग गया। गया। और इनको नहीं पता, शायद मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, बता दो। बायोलॉजी के लिए नई 2 बनवाई है, लैब बनवाई है। MSc के लिए। उसके बाद जेरोक्स मशीन 3 आ चुकी है। इन्होंने मुद्दा उठाया था, हमारे यहाँ के काम पूरा हुआ है वो। और बिल्डिंग रिन्यू होगी, और जो केमिस्ट्री लैब थी उनमें सारे केमिकल्स नए आ चुके हैं, और फिजिक्स लैब थी उनमें सारे इंस्ट्रूमेंट भी नए आ चुके हैं। ये रंजना जी ने काम बताया और खुद गनाया। अब स्टूडेंट देखें और ये जो काम है उसकी समीक्षा जरूर करें, क्योंकि प्रेसिडेंट साहिबा खुद बता रही हैं। ठीक है, चलो अब कुछ और पूछता हूँ मैं आपसे कि आपको पिक्चर कौन सी पसंद है, तो हीरो कौन सा फेवरेट है आपका? अक्षय कुमार। टीना जी? नहीं है, पिक्चर नहीं देखी मेरा आप? भी अक्षय कुमार है, और प्रेजेंट टाइम पे अभी सोनू सूद भी अच्छा कर रहा है, तो अच्छा, पर वो अच्छा जो कर रहे मैन हैं। है वो अक्षय कुमार है। ठीक है। आपका? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। हीरोइन? हीरोइन तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी? कोई भी। टीना जी मुझे कुछ नहीं। आप? मेरे लिए तो जो दंगल की दोनों लड़कियां थी, क्योंकि वो हाँ, गीता मेरे से बबीता। रिलेटेड गीता बबीता जो भी है वो हीरोइन नहीं है, बाकी मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है वो, और मुझे तो वही बेस्ट लगती है। तो जो हीरोइंस की है या जो रियल में रेसलर हैं, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, वो इंस्पिरेशन है आपके लिए कि या जो उनका कैरेक्टर प्ले किया था वो है? नहीं, वो इंस्पिरेशन है। मैं जो रियल लाइफ में है ना, वो हम्म। इंस्पिरेशन है। आपके लिए? मेरे सभी बराबर है। विलन बताइए, विलन कौन सा बड़ा लगता है आपको? विलन तो जो हीरो विलन का रोल करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। जैसे कि जैसे एक विलन मूवी आई थी, उसमें रितेश देशमुख है, उसने विलन का रोल किया था। उसने बहुत सी मूवियों में कर लिया अभी 3-4 सही। तो सबसे बेस्ट वही रहता है। रितेश देशमुख। आपके लिए? आप पिक्चर देखती नहीं हो या मतलब कोई लेके नहीं जाता? नहीं, मैं देखती नहीं हूँ। देखती हूँ। ठीक। आपके लिए? मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी ज़्यादातर जिसमें विलेन हो, बट मैंने इंस्पिरेशन वाली जैसे चिसोरे या दंगल या बाग मिल्खा बाग, उसमें ज़्यादा विलेन का रोल नहीं होता, बस वो ही होते हैं। और इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है मूवीज़ में, तो मुझे इतना पता भी नहीं कि कौन विलेन होता है, कौन क्या होता है। अंजलि जी आप बताइए। मेरे लिए मुझे इतना विलन पे जितना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, हीरो पे होता है। हीरो पे होता है। चलिए, आप गेम कौन सा पसंद है आपको रंजना जी? मेरे को क्रिकेट। क्रिकेट। आपको? कोई सा भी खिला दो, पसंद मुझे कौन? सब में इंटरेस्ट है। गेम से आ रहा था?
खो खो कबड्डी। हाँ, खो खो, कबड्डी। तो कॉलेज की तरफ से कौन सा गेम खेलने गई हो फिर? नहीं, मैं स्टेट लेवल पे गई नहीं और ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई। इंटरेस्ट है हर एक चीज़ में, कर लेते हैं, चाहे फिर गेम हो या कुछ। सिंगिंग को छोड़ के मेरी आवाज़ वैसे है ही नहीं। पंचायत मेरा सिंगिंग में है इंटरेस्ट है, और गेम में तो वो बस अभी लॉकडाउन में लूडो चला था, इसके हाँ, अलावा मुझे लूडो। कोई किसी गेम में इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में कंचे खेल लेते हैं, अब भूल गए वो चीज़ें। इतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, हाँ, इधर 3 पत्ती ज़्यादा पसंद है। 3 पत्ती नो और तो 10-10 रुपए लगा के ना नहीं, ऐसे ही नहीं, बस इंटरेस्ट है। सही। आपको कौन सा गेम पसंद है? मेरे को गेम तो नहीं पता, मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है, साइकिलिंग करना साइकिलिंग। और डांस करना, डांसिंग बहुत डांस तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है फिर आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। चलिए आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, यदि क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में खेल रही तो कितने एक्स्ट्रा होंगे, कितना एक्स्ट्रा प्लेयर लिए जाएंगे, और यदि किसी विदेश में गई तो कितना एक्स्ट्रा प्लेयर रखेगी? ये मानो ना तो मतलब हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को ही पसंद करते हैं, अगर उनको एक नहीं, मैं ये मौका पूछ रहा दिया हूँ। जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब टीम सेलेक्ट हुई है, ठीक है, तो हिंदुस्तान में तो कितने जनों की टीम होगी एक्स्ट्रा मिला के, और यदि बाहर गई तो कितने जनों की टीम एक्स्ट्रा मिला के होगी? एक ही बात होती है, तो 11 प्लेयर्स रहते हैं, एक्स्ट्रा मिला के, एक्स्ट्रा मिला के 15 रहते हैं। और हिंदुस्तान में भी 15 रहेंगे। हाँ, टीम तो एक ही है। बाकी मुझे तो ये पता है पूरी टीम जो है वो 15 की होती है, बाकी एक्स्ट्रा 4 प्लेयर्स होते हैं। ये तो अभी मुझे नया नया पता लगा है कि हिंदुस्तान और अच्छा। फॉरेन में भी नहीं, थोड़ा हमारे अलग देश होता के है। अंदर तो जब भी कोई चोट हुआ तो बुला लो आराम से। हाँ, कोई भी आ विदेश जाता में जाने में टाइम लगता टाइम है। लगता है। हाँ, हाँ। आप बताइए आपका कौन सा प्लेयर फेवरेट है? सारे गेम खेलते हो तो एक दो बता दो आप। क्या कैसे बताऊँ, सही है। ऐसे कभी देखा नहीं, मतलब ज़्यादा सोचा नहीं किसी मतलब player के बारे तब भी में। कोई गेम जो आपको खेलती हो। गेम अब इस आपने time- इन्हें खो खो कबड्डी का बोला था, खो खो कबड्डी के प्लेयर्स के नाम ध्यान है आपको? हाँ, मुझे अच्छा, पता खेलना है। पसंद है, बट यूँ नहीं कि मैं कबड्डी उनको तो मुझे अच्छे भी से बहुत देखूँ पसंद या है। फिर अच्छे से उनके बारे में सोचूं क्या है। बस गेम है कि हाँ गेम खेल लिया, ठीक है, ऐसा कुछ आपको? नहीं। MS धोनी। MS धोनी। आपको? विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ, आपने क्रिकेट बोला था कि नहीं, मैंने साइकिलिंग बोली थी आपने? तो प्लेयर वो पसंद है। तो आपको सिंगिंग पसंद है? एक गाना हो जाए ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहा है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो डीना जी, आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे होंगे, तो आप उनका क्या करती हैं? तो आ रहे हैं, अभी तो आ ही रहे हैं। नहीं, जैसे जो फर्स्ट आई थी उसका मैंने स्कूटी ली थी क्योंकि कॉलेज शुरू हुआ था, और जो सेकंड आई तो मेरा इलेक्शन था तो मैंने सारी इलेक्शन में लगा दी थी। फिर जो थर्ड आई तो छोटा भैया IIT की तैयारी कर रहा था तो उसी की पढ़ाई में लग गई, और अभी है तो मैं सोच रही हूँ आप सबको पार्टी दे दूँ। सबको दे दूँगी मैं पार्टी, मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको दे दूँगी। देखा आपने कि इंस्पायर आने के कितने फायदे होते हैं, स्वावलंबन आ जाता है एक व्यक्तित्व में। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, जो 12th और 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं, कि वो इस तरह पढ़ाई करें कि उनके भी नंबर इंस्पायर में आए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। आप जो रिसर्च करेंगे वो देश के काम आएगा, इससे देश बनेगा और देश समृद्ध होगा। धन्यवाद।